ये कैसे बाल कटवा कर आ गई है अनन्या? तुमने उसे मना नहीं किया? बिल्कुल लग रही है। बीच का शब्द सोमेश जी ने बड़ी चेष्टा से मुंह में ही दबा लिया। मैं तब मना करती जब मुझे मालूम होता। मुझे क्या बताकर गई थी या मुझसे पूछ कर गई थी? वो तो अपनी माँ के साथ जाकर बाल कटवा कर आ गई, तब मुझे पता चला। सुधा ने बताया। और हाँ, और तुम खूब प्रसन्नता से उसकी नई हेयर स्टाइल की तारीफ कर रही थी। सोमेश जी कुड़कर बोले। तो और क्या करती? जब उसने आते ही उछलकर पूछा कि बताओ दादी, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी नई हेयर स्टाइल कैसी है, तो कहना ही पड़ा कि अच्छी लग रही है। सुधा ने बात स्पष्ट की। खाक अच्छी लग रही है। लंबे बालों में सीधी चोटी कितनी अच्छी लगती थी। और अब तुम बोल नहीं सकती थी कि ऐसे पागलों जैसे बाल क्यों कटवाए? अब की बार सुमेश जी अपनी जुबान को रोक नहीं पाए। मेरा ऐसे कहने से उसके बाल फिर से पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे। उसे पसंद होंगे तभी तो उसने कटवाए, और इतनी खुश हो रही है। अब मैं उसे बुरा बोलकर उसका मन दुखाकर बेवजह संबंधों में दूरी क्यों पैदा करूं? यह तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं। हर पीढ़ी में कुछ न कुछ बदलाव तो आते ही हैं। हमने अपने ज़माने में कुछ न कुछ परंपराएं और रूढ़ियां तोड़ी ही होंगी, अपने से पुरानी पीढ़ियों की। हमारे बच्चों ने हमसे अलग कुछ किया और अब उनके बच्चे उनसे अलग कुछ कर रहे हैं। यह बदलाव तो प्रकृति का नियम है, इसे हर पीढ़ी को स्वीकार करना ही पड़ता है। सुधा ने समझाया। ओह, तुमने तो दार्शनिकों की तरह लंबा चौड़ा भाषण ही दे डाला। बाल तो फिर भी ठीक हैं, उसके तो कपड़े भी दिन ब दिन कैसे होते जा रहे हैं। उस दिन गुप्ता जी की पार्टी में ऐसे कपड़े पहनकर गई थी कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। आश्चर्य है विशाल की अक्ल को क्या हो गया है। बहन के कंधे से जरा सा दुपट्टा ही अगर सरक जाता तो उसकी भवें टेढ़ी हो जाती थीं। और अब खुद की लड़की ऐसे कपड़े पहनती है तब उसे दिखाई नहीं देता? सोमेश जी झल्ला कर बोले। विशाल को सब दिखाई देता है। उस दिन अनन्या के कपड़े उसे भी बुरे लगे थे, खास तौर पर इसलिए भी कि वो पार्टी है, आपके सम्मान में दी गई थी। उसका भी मन था कि अनन्या शालीन कपड़ों में वहां जाए, पर जवान होती बेटी को खुलकर मना नहीं कर पाया। और कुछ नहीं, सुधा ने स्पष्ट किया। विशाल के मन में अपने प्रति सम्मान देकर सोमेश दी थोड़ा नरम पड़े, लेकिन फिर भी अपने दिल की भड़ास निकालने से चूके नहीं। क्यों? अपनी बहन को तो तुरंत टोक देता था। एक दिन बाहर जाते हुए उसने जिद करके नीता से सिर्फ इसलिए सूट बदलवाया था कि उसकी बाहें जरा छोटी थीं। भाई बहन बराबरी के होते हैं, हर विषय पर खुलकर बातें कर सकते हैं, उनके बीच कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन बाप अपनी बेटी से हर बात खुलकर नहीं कह सकता। बाद में जब हम शर्मा जी के यहाँ गए थे तब उसने बहू से कहकर अनन्या को शालीन सा सूट ही पहनवाया था कि नहीं? सुधा बोली। फिर भी उसे अनन्या को थोड़ा अनुशासन में तो रखना ही चाहिए। दिन ब दिन अपनी मर्जी की मालकिन बनती जा रही है। बहन पर इतनी सख्ती रखता था और बेटी को इतनी ढील दे रखी है। सोमेश जी अब भी भुनभुना रहे थे। भाई और पिता में यही फर्क होता है, भाई सख्त हो सकता है, पिता नहीं। आप भी तो अपनी बहन पर कितनी सख्ती करते थे। बेचारी आज भी आपके सामने कितनी डरी डरी रहती है, लेकिन नीता पर क्या आप उतने कठोर हो पाते थे? अपनी बहन को आपने उसकी मर्जी से शादी नहीं करने दी, मगर अपनी बेटी के आगे आप कितनी आसानी से झुक गए थे। सुधा ने याद दिलाया। सोमेश जी ने बेचैनी से पहलू बदला। बात क्या थी और तुम कहाँ ले गई? नीता हमेशा शालीन ढंग से मर्यादा में रहा करती थी, मगर अनन्या, ये आजकल की पीढ़ी है, इनका पहनावा ऐसा ही हो गया है। यही आजकल का फैशन और चलन है। अनन्या भी अपने दौर के हिसाब से ही कर रही है। अच्छा यही है कि हम खुद ही बदलते दौर के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख जाएं, तो पीढ़ियों के बीच व्यर्थ ही टकराहट नहीं होगी। और आप इस विषय पर ज्यादा मत सोचिए। अनन्या का लिबास और रहने का ढंग भले ही आधुनिक हो, मगर उसमें संस्कार आपके ही हैं। वह मन की बुरी नहीं है। सुधा ने उन्हें सांत्वना दी। सुबह की चाय हो चुकी थी। सुधा खाली प्याली उठाकर रसोई में जाते हुए कह गईं, अब जल्दी तैयार हो जाइए, नहीं तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी अब बहू बेटे का उठकर नीचे आने का समय हो गया था। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, जरा सी खिंचाव से भी टूटने का अंदेशा बना रहता है। किसी भी तरह की अप्रिय बात का उनके कान में जाना ठीक नहीं था। परिवार को साथ लेकर बहुत संभाल कर चलना पड़ता है। 10 बजे तक सोमेश जी कॉलेज के लिए निकल जाते थे। यूँ तो ये रिटायर हो चुके थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा था। इसी बहाने अपने विषय के संपर्क में भी बने रहे थे
और घर से बाहर निकलकर मित्रों से मिलना जुलना भी हो जाता था। विशाल भी ऑफिस चला गया। अनन्या सीए की तैयारी कर रही थी। वो ज़्यादातर समय अपने कमरे में पढ़ती रहती थी। सीए के साथ ही उसने इस साल बीकॉम प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करके द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था। शाम को उसकी कोचिंग होती थी। जाते समय बहू उसे छोड़ देती थी और आते समय विशाल ले आता था। उस दिन रात में अचानक फोन आया कि बहू के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अस्पताल में एडमिट किया है। बहू सुनंदा रुआसी हो गई। सुधा ने उसे सांत्वना दी। दूसरे दिन सुबह ही सुधा ने खाना तैयार करके रख दिया और विशाल, सुनंदा, सुधा कार से बहू के मायके रवाना हो गए। 10 बजे सोमेश जी ने खाना खाने के लिए किचन में प्रवेश किया। अभी वे थाली कटोरी निकाल ही रहे थे कि बर्तनों की खटपट सुनकर अनन्या दौड़ी आई। आप बैठिए दादाजी, मैं परोस देती हूँ, कहकर उसने खाना गर्म किया और थाली लगा दी। सोमेश जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे कभी पानी का एक गिलास तक उठाकर रखते हुए नहीं देखा था। सोमेश जी का खाना खत्म होने तक अनन्या नहीं बैठी रही और जब जो लगा करीने से परोसती रही। जब कॉलेज जाने लगे तो अनन्या ने माँ और दादी की तरह ही उन्हें छोटा सा टिफिन पकड़ा दिया। दोपहर 3 बजे भूख लगने पर वे कॉलेज में सब्जी रोटी खा लिया करते थे। कैंटीन के समोसे कचौड़ी खाने की आदत नहीं थी। टिफिन हाथ में लेते हुए सोमेश जी पोती की तरफ देखकर स्नेह से मुस्कुरा दिए। आज उसकी नई हेयर स्टाइल उन्हें उतनी बुरी नहीं लग रही थी। पोती से तो उन्हें भरपूर स्नेह था। वे बस उसके पहनावे और तौर तरीकों को हजम नहीं कर पाते थे। अनन्या को संभल कर रहने की हिदायत देकर वे कॉलेज चले गए। आज उन्हें उसे कोचिंग छोड़ने भी जाना था और लेने भी। विशाल को लौटने में शायद देर रात हो जाए। सोमेश जी 3:30 बजे घर लौटे तो हाथ पैर टूट रहे थे। सिर भी बहुत दर्द कर रहा था। कॉलेज में ही अचानक तबीयत खराब लगने लगी थी। अब अनन्या को छोड़ने जाने का नाम से ही जान पर बन रही थी। 8 किलोमीटर जाना और वापस आना, 16 किलोमीटर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अनन्या किसी भी कीमत पर अपनी कोचिंग मिस नहीं करती थी। एक बार सुनंदा की गाड़ी ऐन वक्त पर पंक्चर हो गई थी। तब आसमान सिर पर उठा लिया था उसने। आखिर पड़ोस से गाड़ी मंगाकर उसे छोड़ने जाना पड़ा। अनन्या बैग लेकर आई तो सोफे पर सुस्त बैठे दादाजी को देखकर चौंक गई। क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं तो ठीक है, चलो। सोमेश जी उठते हुए बोले। आपको तो तेज बुखार है दादाजी, आप आराम कीजिए। अनन्या उनका हाथ छूकर बोली। लेकिन तुम्हारी कोचिंग? सोमेश जी बोले। आज का कोर्स मैं अपनी सहेली से पूछ लूंगी। आप अंदर जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अनन्या ने उन्हें अंदर जाकर पलंग पर लिटाया। उनसे पूछकर उन्हें दवाई दी और गरम गरम चाय बना दी। सोमेश जी चाय पीकर लेट गए। थोड़ी देर में दवाई का असर हुआ तो उन्हें नींद आ गई। शाम को सुधा का फोन आया कि वे लोग आज नहीं निकल पाएंगे, कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि सुनंदा का भाई अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है, तो विशाल का यहाँ रुकना जरूरी है। अनन्या ने दादी से पूछकर और नाप तौल कर दादाजी के लिए खिचड़ी बनाई। सोमेश जी को लग रहा था कि इससे पहले उन्होंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी कभी नहीं खाई थी। रात में एक और बार दवाई लेकर वो सो गए। रात में 2:30-3 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा अनन्या स्टडी टेबल पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। उनका मन पोती के लिए अपार स्नेह में भर आया। सुधा ठीक ही कहती है, आज की पीढ़ी का सिर्फ लिबास बदला है, लेकिन अंदर पुराने संस्कार अभी भी बरकरार हैं। हमें भी थोड़ा धैर्य और सामंजस्य से काम लेना चाहिए। अनन्या पर स्नेह भरी दृष्टि डालकर सोमेश जी संतुष्ट भाव से मुस्कुरा दिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।